क्लास 11 फिजिक्स से हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं पेज 3 to 6 जो भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है उसके बारे में। टॉपिक्स क्या क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये 3 टॉपिक्स है जिसको हम कवर करने वाले हैं। लर्नर्स, क्लास 11 से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट होता है, जैसे कोई बैच का अनाउंसमेंट या फिर प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस मैं देता हूं बच्चों को, या फिर जो मैं लाइव वगैरह लेता हूं डाउट क्लियर करने के लिए, वो सब के बारे में हम हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस करते हैं, तो इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। t.me शुभम HSC। ऑल्सो मैं आगे चल के नोट्स बनाने का भी प्लान कर रहा हूं, तो वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आएगा। इसके अलावा लर्नर्स, मेरे लाइव बैचेस भी होते हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स रहेंगे और वीडियो में मैं आगे कवर करूंगा, तो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। लेकिन आज का टॉपिक पहले शुरू करते हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अब एवरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अब टॉपिक कैसा है कि आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं, थोड़ा पुराने टाइम की, ये फोटो ऑल द बेस्ट नहीं है, कुछ और है, मैं बताता हूं आपको। तो पुराने टाइम में क्या होता था ना कि लेंथ को अगर मेजर करना होता था तो कैसे मेजर करते थे? ऐसे लेते, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, राइट। तो अब आप इमेजिन करो कि मुझे आपकी हाइट नापनी है और मैं आया और मैंने ऐसे नापना स्टार्ट किया कि 1 बित्ता, 2 बित्ता, ऐसे करके मैंने नापा। और उसके बाद आपके पापा आते हैं, शायद उनका हाथ मुझसे बड़ा हो, फिर आपका छोटा भाई आता है, वो मेजर करता है, तो ये मेजरमेंट में डिफरेंसेस होंगे। पॉइंट है। तो ये वाला एक स्टैंडर्ड तरीका तो नहीं है मेजरमेंट का। पॉइंट है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, हम स्केल बना दिया हमने, तो स्केल से हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो अब मान लो कि अगर आपको मैं कहता हूं कि आप धरती पे रह करके मुझे बताओ कि वो जो तारा है, एक आसमान में आपको एक तारा दिख रहा है, वो धरती पे रह करके वो जो तारा है वो कितना दूरी पे है। अब स्केल लेके तो नापते नहीं बैठोगे, तो कुछ तो मेथड होना चाहिए ना मेजरमेंट करने के लिए लार्ज डिस्टेंसेस का। या फिर अगर मैं आपको कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, तो अब उतना छोटा मेजरमेंट करने के लिए आपके स्केल तो काफी नहीं हो, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया अब। या फिर सेल का मेजरमेंट, तो बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, बहुत छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए हमें कुछ अलग मेथड्स यूज करना पड़ता है। हम इंच पट्टी लेकर के, स्केल लेकर के, या ऐसे इकाई दहाई करके नहीं कर सकते। कुल मिला के समझ रहे हो ना, उंगली हाथ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ स्टैंडर्ड मेथड चाहिए। तो उन्हीं में से जो पहला मेथड होता है उसको बोलता है पैरेलैक्स मेथड, लार्ज डिस्टेंस को, लार्ज लेंथ को मेजर करने के लिए। अब ये जो बच्चा है इसने क्या किया है, एक आंख बंद किया है और दूसरे हाथ से कुछ ऐसे करके आपने उंगली को देख रहा है। तो आप भी एक काम करोगे, एक्सपेरिमेंट करो मेरे साथ साथ। अपने हाथ को ऐसे लो और एक आंख बंद करके देखो, ठीक है? देखो ध्यान से करना क्या, एक आंख ऐसे बंद करके देखना है। बाद में क्या करना है, ये जो आंख जैसे बंद है उसके बाद दूसरे आंख बंद करके इसको देखना है, ठीक है? तो पहले आपने लेट से कि राइट हैंड से किया है, उसके बाद आप क्या करो, आपको ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है मान लो, ठीक है? यहां पे आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने साइड में अपनी उंगली रख ली। अब आप क्या करोगे, यही चीज अपने दूसरे आंख से करोगे। पहला वाला आंख बंद करोगे और दूसरा वाला खोलोगे। अब जब आप ऐसा करोगे ना लर्नर्स, तो ये जो आपको जो आपका उंगली है वो ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, हालांकि आपने अपने हाथ को हिलाया नहीं था। आप करके देख लो, ठीक है? आप करके देख लो। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने लेफ्ट आंख से देखते हो राइट आंख बंद करके, तो ये घर के ऊपर आपकी उंगली है। लेकिन वही आप अपने राइट आंख से देखने लगते हो लेफ्ट आंख को बंद करके, तो घर के साइड में है। अब ऐसा क्यों होता है? एक एपरेंट शिफ्ट है। आपको मैं एक छोटा सा और बात बताता हूं कि जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ा था, ठीक है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने पढ़ा था। वहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक्चुअल पोजीशन और एपेरेंट पोजीशन, राइट? वो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा था, बट यहां पे जो एपेरेंट चेंज हो रहा है, एपेरेंट चेंज मतलब आपने अपने उंगली को इधर उधर नहीं किया, पोजीशन बदल रहा है। एपेरेंट चेंज हो रहा है पोजीशन में, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो अपने देखने का तरीका बदल रहा है, राइट? इट इज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड उसी को हम पैरालैक्स कहते हैं। लेकिन आप बोलोगे भैया मैं तो वहीं पे खड़े होकर देख रहा था, ये पेन है, मैं ऐसे देख रहा हूं, फिर मैं इस पेन को ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो ये शिफ्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके दोनों आंख के बीच में कुछ डिस्टेंस है। समझ रहे हो? तो इसी चीज को हम पैरालैक्स मेथड कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? पैरालैक्स मेथड कहते हैं। अब डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या है पैरालैक्स का मतलब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैरालैक्स मेथड का यूज करके अब हम किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करेंगे अर्थ से, ठीक है? और मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, फिर हम स्टार्स को मेजर करेंगे, फिर हम डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट मेजर करेंगे। 3 चीजें हमें मेजर करनी है पैरालैक्स मेथड का इस्तेमाल करके। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो सब इजी है। अब एग्जांपल के लिए देखो, ये कोई प्लैनेट है लेट्स से, और ये अर्थ का सरफेस है नीचे वाला, और इस अर्थ के सरफेस से मुझे वो प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, कहीं पर तो अपना लैब लगाऊंगा। तो मान लो कि ये मेरा लैब है। अब इस लैब से मैं उसको देखूंगा, देखूंगा कितनी दूरी पे है, लेकिन मुझे एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट में शायद, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक और लैब लगाऊंगा।
तो ये मेरा ऑब्जर्वेटरी 1 है और ये मेरा ऑब्जर्वेटरी 2 है। मान लो कि मैं दो जगह से ऑब्जर्व कर रहा हूं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैं कह देता हूं बी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट बी। अब मान लो कि यहां से जब मैं इस ऑब्जर्वेटरी से प्लैनेट को देखता हूं सेंटर की तरफ, और जब मैं यहां जो डिस्टेंस मिलता है मुझे दैट इज डी, ये डी डिस्टेंस मिलता है, लेट्स अज्यूम कि हमें डी डिस्टेंस मिला है। और वही जब मैं यहां से देखता हूं तो भी जो मुझे डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, लगभग आपको लग रहा है सेम ही है क्योंकि एंगल के हम रखा है हमने, तो डी मिला है डिस्टेंस। अब एक बहुत ध्यान से एक बात को समझना कि इसके बीच में कुछ तो एंगल बन रहा होगा, ये दोनों डी जो है इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल बन रहा होगा, तो वो एंगल हमारा है लेट्स से थीटा। ठीक है, दैट एंगल इज थीटा। इसको आप कुछ भी बुला सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो बुलाना बुलाओ, बट ये थीटा है। ओके, अब यहां से यहां तक एक आर्क बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, यहां से यहां तक एक आर्क बन रहा है, राइट, ये एक आर्क बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला एक आर्क बन रहा है। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इस आर्क का मेजरमेंट मुझे बताओ, ये थीटा एंगल से, तो आपको एक फॉर्मूला है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप ये बता सकते हो, बता सकते हो ना। अब मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा ना अजूम करने के लिए बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना जो मैं अजूम करने के लिए बोलने वाला हूं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि मान लो कि ये जो आर्क है आपका, वो उसका जो लेंथ है वो एल है, और मैंने आपको एक लाइन बोला कि एल इज बी, ये क्या है, नियरली इक्वल बोलते हैं इसको, कैसे पढ़ेंगे, एल इज नियरली इक्वल टू बी, मतलब ये जो एल जो होगा ना वो लगभग बी के बराबर ही होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा लेकिन लगभग सेम ही होगा, आसपास का ही होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलो ये हमने मान लिया, तो एल के बराबर बी है, तो एल और बी दोनों इक्वल ही है, मान लेते हैं। अब जो डी वाला जो आपका डिस्टेंस है बेटा, ये वाला डी वाला जो डिस्टेंस है वो तो एल के और ये बी के मुकाबले बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अर्थ से प्लैनेट तक की दूरी है। तो मैं कहता हूं कि भाई जो ये मेरा जो डिस्टेंस डी है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू बी, ये दोनों लैब के बीच में जो दूरी है उससे वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बी। ये दो मेरे अजम्पशन है और ये दो मतलब सच भी है लगभग। अब मैं क्या बोलूंगा कि थीटा, मैं प्लेन एंगल का फॉर्मूला लिख रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, प्लेन एंगल का फॉर्मूला था। अब आर्क लेंथ क्या है बेटा, आपका आर्क लेंथ तो आपका, आप बोलोगे भैया एल मेरा आर्क लेंथ है, आप क्या बोलोगे, एल मेरा आर्क लेंथ है, लेकिन एल किसके बराबर है, बी के बराबर, लेकिन मैं क्या लिख देता हूं, आर्क लेंथ मेरा, ये मेरा आर्क है जो कि एल है, डिवाइड बाई रेडियस क्या है बेटा, अगर मैं इसको सेंटर ऐसे करके अगर एक सर्कल बनाऊंगा इसको सेंटर मान के, तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा डी। अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि अगर मैं इसको सेंटर ऑफ द सर्कल मानूं और अगर मैं प्रोटेक्टर से घुमाऊं तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये आर्क पूरा होगा ना ये वाला जो है, तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, एल किसके बराबर है, एल इज नियरली इक्वल टू बी, तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पे एल के जगह बी लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, बट वो बाद में देख लेंगे। लेकिन मुझे क्या निकालना था इस क्वेश्चन, अभी इतना सब कुछ करने का मेरा मोटो क्या था, मुझे तो डिस्टेंस का वैल्यू निकालना था ना, मुझे क्या निकालना था, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस तो हमारा डी है, तो डी का वैल्यू निकालते हैं, तो डी को मैंने इधर लिखा इक्वल टू थीटा इंटू एल। अब एल के जगह मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे डी इधर चला गया तो थीटा नीचे आ जाएगा, लेकिन एल के जगह मैंने बी क्यों लिखा है, क्योंकि एल इज नियरली इक्वल टू बी, डिवाइड बाई डी के जगह पे मैंने थीटा आ गया, मतलब ये यहां आया और ये वाला यहां आ गया, जस्ट मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। अब यही मेरा फॉर्मूला है, यही मेरा वो फॉर्मूला है जिस नया फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बस थोड़े बहुत अजम्पशन थे और ये वाला जो हमने पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला डालना था। आगे भी हम यही करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए देखो, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार, दूसरा वाला, कि अभी हमें ना किसी स्टार की डिस्टेंस को मेजर करना है। अब मेरी एक बात बताओ, स्टार तो हमसे बहुत दूर होता है, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे से देखूं, क्योंकि स्टार मुझसे बहुत दूर है, तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि भैया रिफ्रैक्शन भी होगा, और सबसे पहले तो मेरा कंफ्यूजन ये रहेगा कि इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है ड्यू टू रिफ्रैक्शन और उसका एपरेंट पोजीशन क्या है, राइट? ऐसा मुझे को कंफ्यूजन रहेगा 10th स्टैंडर्ड तक का ज्ञान अगर आपको है तो लर्नर। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस ऑफ स्टार मेजर करने के लिए मैं अलग तरीका यूज करूंगा। मुझे क्या पता है कि सन जो है वो कहीं पे रहता है, उसके बाजू में एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और मेरा जो अर्थ है, मान लो कि ये रेड वाला मेरा अर्थ है, वो इसके आसपास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये अलग अलग पोजीशन पे जाएगा, तो कभी मेरा अर्थ इधर भी होगा, कभी मेरा अर्थ इधर भी होगा, ऐसे अलग अलग पोजीशन पे ये होगा। इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा। अब मैंने क्या बोला, स्टार, सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मैं स्टार को अगर मेजर करना चाह रहा हूं तो मैं सबसे क्लोजेस्ट स्टार को मेजर करूंगा, और सबसे क्लोजेस्ट कौन है, मेरा सन, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हमारा सोलर सिस्टम है,
इसमें सन जो है वो सेंटर की तरफ है, बाकी सारे प्लैनेट हमारे गैलेक्सी में घूम रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज एट डिस्टेंस ऑफ 4.29 लाइट ईयर्स। जो दूसरा सन के बाद जो ये सन अगर हमारा पहला क्लोजेस्ट स्टार है, तो जो दूसरा जो भी क्लोजेस्ट स्टार है हमारा वो हमसे कितनी दूरी पे है? 4.29 लाइट ईयर्स। तो आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि भैया ये लाइट ईयर क्या होता है? मीटर पता है, किलोमीटर पता है, मिलीमीटर पता है, सेंटीमीटर पता है, ये लाइट ईयर क्या है? तो ये भी एक तरीका है बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करने का। ध्यान से देखिए, एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में एक लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट को एक ईयर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब आपको पता है कि जो लाइट की स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये शायद आपको पता होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? मीटर पर सेकेंड जो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एक सेकेंड में इतना मीटर, कितना मीटर? 3 × 10⁸। ये एक्चुअली कितना होता है? ये एक्चुअली होता है 3 लाख किलोमीटर। मतलब जो मेरा लाइट है उसकी इतनी ज्यादा स्पीड है कि एक सेकेंड के अंदर वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। तो अब आप इमेजिन करो कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगा, उसी को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर समझ में आ गया? एक साल में लाइट कितनी दूरी तक जा सकता है। आगे बढ़ते बेटा। अब मान लो कि ये मेरा सन है और इस सन के आसपास मेरा ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। जस्ट इमेजिन, आप बोलोगे भैया ये तो यहां पे होना चाहिए, सन होना चाहिए, बट जस्ट टू इमेजिन, ठीक है, मेरा अर्थ घूमते घूमते कभी इस पोजीशन पे आएगा और मेरा अर्थ घूमते घूमते कभी इस पोजीशन पे भी आएगा। ऐसे दो एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा अर्थ जा सकता है। मान लो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 AU, ठीक है। ये AU क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर यहां से यहां तक भी अगर अर्थ एग्जैक्टली साइड में है तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा? 1 AU। हम ऐसे पोजीशन में रखेंगे, ठीक है, 1 AU 1 AU। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 AU। लेकिन मान लो कि यहां पे अब मेरा एक स्टार है, मैं क्या करूंगा? मैं यहां से एक डिस्टेंस मेजर करूंगा इस एक्सट्रीम पोजीशन से, और मैं इसको बोल दूंगा कि ये मेरा जो डिस्टेंस है लेट्स से वो R डिस्टेंस है। एक्सप्लेन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप D भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा R डिस्टेंस है। अब यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना ही होगा? R ही होगा, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि भाई साहब ये जो बीच में एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा। यहां पे जो बीच में एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। और मैं बोलूंगा कि ये वाला जो मेरा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये रेड कलर से मैंने किया, वो कितना है? वो लगभग 2 AU है। और लेकिन उस डिस्टेंस को मैं नाम दे दूंगा S। तो नाम क्या दूंगा मैं? S नाम दे दूंगा। और वो डिस्टेंस कितना है मेरा? लगभग 2 AU है, क्योंकि यहां से यहां तक 2 AU है, नियरली इक्वल होगा जैसे हमने पहले लिया था। अब मैं स्क्रीन पर से थोड़ा सा साइड हटता हूं कि आपको चीजें यहां पे जो मैं लिखूंगा वो दिखे। अब लर्नर्स यहां पे मैंने क्या बोला कि S इज नियरली इक्वल टू 2 AU। मतलब ये जो S का डिस्टेंस होगा जैसे पहले हमने किया था वैसे ही सेम ये लगभग यहां से यहां तक का 2 AU है, तो उतना ही होगा। फिर मैंने कहा आर्क लेंथ, प्लेन एंगल का फॉर्मूला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब यहां पे मेरा आर्क लेंथ क्या है बेटा? S है मेरा आर्क लेंथ, जिसकी वैल्यू 2 AU है। और रेडियस क्या है मेरा? ये R रेडियस है यहां से यहां तक का, तो मैंने R डाल दिया। थीटा, अब मुझे R का वैल्यू चाहिए था ना, ये वाला R चाहिए था, तो मुझे R इज इक्वल टू S एज इट इज। और यहां पे जो ये R इधर गया तो थीटा इधर आ गया। समझ रहे हो ना बात को? सिंपल मैथ्स है। R को हमने उधर भेजा LHS में, तो RHS में आ गया, राइट। तो थीटा नीचे आ गया। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला विल हेल्प मी टू फाइंड दिस। यहां पे S क्या है बेटा? S मेरा आर्क लेंथ है और थीटा क्या है मेरा? इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इससे मुझे मिल जाएगा। अब मुझे ये पता है कि S की वैल्यू कितनी है? S इज नियरली इक्वल टू 2 AU। तो यहां पे मैं 2 AU लिखूंगा और यहां पे थीटा लिखूंगा। एक और बात याद रखना, यहां पे लगभग जो कैलकुलेशंस होते हैं वो रेडियन में होते हैं। वो किस में होते हैं बेटा? वो रेडियन में होता है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। बात करेंगे इसके बारे में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सेम तरीके से हम करने वाले हैं, फॉर्मूला टू मेजर द डायमीटर ऑफ प्लैनेट। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। पहले मैंने आपको नॉर्मल प्लैनेट का डिस्टेंस बताया, फिर मैंने आपको स्टार का डिस्टेंस बताया, और अब मैं आपको किसी भी प्लैनेट का डायमीटर मेजर करना सिखा रहा हूं। तो ये 3 अलग चीजें, तीनों को मिक्स मत करना। मैं थोड़ा स्क्रीन पे प्रकट हो जाता हूं कि आपको सारी चीजें दिखे। अब मुझे क्या करना है? मुझे फॉर्मूला निकालना है कि मैं डायमीटर किसी प्लैनेट का मेजर करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे एक ही ऑब्जर्वेटरी लगेगा, 2 ऑब्जर्वेटरी की अब जरूरत नहीं है मुझे, चीजें थोड़ी उल्टा हो जाएगी। अब मान लो कि ये मेरा एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट का मुझे ये डायमीटर चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है। मैं अज्यूम करता हूं कि इसकी डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो D होगी, स्मॉल d। इस ऑब्जर्वेटरी से मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन तक देखूंगा
जो मेरा डिस्टेंस कैपिटल डी होगा, और फिर मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन तक देखूंगा, ये भी मेरा जो होगा वो कैपिटल डी होगा। यहां से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक और यहां से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक डी डी है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा उल्टा है ये। अब मैं क्या कहूंगा कि ये वाला जो बीच में एंगल है वो है फाई, इसको फाई बुलाते हैं। आप इसको थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसको फाई ले ले, अल्फा ले लो, गामा ले लो, बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने इसको फाई बोल दिया क्योंकि आपके बुक में फाई लिखा हुआ है, शायद आपके बुक में अल्फा लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना, बट आप कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या है, इस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई का वैल्यू कैसे निकलेगा मुझे, क्योंकि ये प्लेन एंगल जैसा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या होगा, नियरली इक्वल होगा ये डी के, ये हमें पता ही है, तो मैं कह दूंगा स्मॉल डी। आर्क लेंथ तो नियरली बाद में इसी के इक्वल हो जाएगा, तो डी लिख दूंगा मैं, डिवाइड बाय रेडियस कितना है मेरा, कैपिटल डी, तो मैंने कैपिटल डी लिख दिया। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे स्मॉल डी का वैल्यू चाहिए था। स्मॉल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल डी इंटू फाइव हो जाएगा, तो 5d। तो दिस इज माय फॉर्मूला। इतना ही है। अब ये समझने के पीछे का कारण बस इतना था कि आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सेम समझा दिया। आई रियली होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो ये सब लार्ज डिस्टेंस था, बड़े बड़े डिस्टेंस, बट हमें तो यार स्मॉल डिस्टेंस भी मेजर करना पड़ सकता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मान लो कि ये जो मेरा पेन है, इस पेन के जो नोक है, नोक उसका अगर थिकनेस मेजर करना है, तो आई विल यूज वर्नियर कैलिपर, या फिर कोई स्क्रू या फिर कोई नेल, कीला को अगर मेजर करना होता है स्क्रू गेज, को गॉज नहीं बोलते, इसको गेज बोलते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है बहुत छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लेकिन डिस्टेंस अगर और ज्यादा छोटा हो जाए, जैसे कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो जाए, तो ये जो मेरा है ना वो मेजर नहीं कर सकता। दिस कैनॉट मेजर, वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गॉज एटम या मॉलिक्यूल्स को मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो क्या कर सकता है, वो साइज ऑफ एटम्स को भी मेजर कर सकता है। तो बहुत छोटी चीज है, एकदम छोटी चीज है, सेल है या फिर कोई एटम है, तो मुझे कैसे देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। आपके टेक्स्ट बुक में ये एक डू यू नो करके कुछ चीज दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस डू यू नो की बात करूं तो यहां पे क्या लिखा है, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस एस्ट्रोनॉमर्स यूज द फॉलोइंग यूनिट। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहां पे आपको लिखा है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कितना मीटर, ऐसा ही सिस्टम में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 1000 मीटर होता है। वैसे ही लिखा है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब इतना मीटर होता है, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। सिमिलरली लिखा है कि एक लाइट ईयर मतलब इतना मीटर होता है। एक लाइट में, लाइट एक साल में लाइट इतनी डिस्टेंस, इतना मीटर ट्रैवल करेगी, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और भी एक चीज लिखा हुआ है। अब ये इसके पीछे का कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बताया है कि कैसे हुआ है, बट हम इस चीज को इतना नहीं देखेंगे। मैं ये वाली चीज आपको थोड़ा इस तरीके से बता देता हूं, कन्वर्जन जो अभी हमने वहां देखा, कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख सको। एक बात याद रखना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर आपको किलोमीटर में लिखना है तो दैट विल बी 1.496 इंटू 10⁸ लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, जिसका मतलब होगा 10⁻³ मीटर। तो अगर मैं इसी को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1.496 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको मुझे 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा, अब आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 3 11। तो मीटर में ये वैल्यू है, ये बात याद रखना। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब होता है द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन। मतलब ये मेरा अर्थ है, इससे लेके सन के सेंटर तक का जो मीन डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो अलग अलग, मीन क्यों, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भैया व्हाई मीन डिस्टेंस, क्योंकि यार अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो अलग अलग पोजीशन पे होगा। तो अगर अलग अलग पोजीशन पे होगा तो आप एक ही डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हो, तो आप उसका मीन निकालते हो। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आ गया क्या होता है। लाइट ईयर मतलब इतना होता है किलोमीटर के टर्म्स में, और मीटर के टर्म्स में इतना वैल्यू है। वैल्यूज याद रखनी है आपको, आप मीटर वाला याद रख लेना, किलोमीटर वाले के लिए उसको डिवाइड कर लेना, या फिर किलोमीटर वाला याद कर लो, मीटर वाले के लिए मल्टीप्लाई कर लो। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है कुल मिला के कन्वर्जन के लिए, ठीक है। लाइट ईयर मतलब मैंने आपको बताया था कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। अगर ये बातें क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो अब एक चीज ध्यान से सुनो। एक और कन्वर्जन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आपको ये जनरली पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है, और मिनट को हम ऐसे लिखते हैं। फिर आपको ये पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड होगा, मतलब 3600 सेकंड होगा।
ये आपको पता होगा, 3600 सेकेंड्स होता है, ये आपको पता होगा। अब 11th स्टैंडर्ड में हम मिनट सेकेंड को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि घंटे का जगह मैंने डिग्री बोल दिया लेट से, तो मैं कहूंगा कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, लेकिन मैं कौन से मिनट की बात कर रहा हूं, आर्क मिनट। आर्क समझ रहे हो ना, ये वाला आर्क होता है, ठीक है। तो एक डिग्री में 60 आर्क मिनट होता है, और आर्क मिनट को मैं ऐसे ऊपर एक डैश से रिप्रेजेंट करता हूं। मुझे अगर एक आर्क मिनट दिखाना है तो मैं 1 डैश लिखूंगा। ये ऊपर जो ऐसा डैश है, इसका मतलब होता है आर्क मिनट। इसी तरीके से अगर मैं एक मिनट की बात करूं, अब ये मिनट है ना, ऊपर वाला सिंबल आर्क मिनट है, तो एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं। सेम ही है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वहां पे आर्क सेकंड है। अब आर्क सेकंड को मैं डबल डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, समझ रहे हो। तो ये हो गया मेरा 60 आर्क सेकंड, ये मेरा हो गया 6 मिनट, 6 आर्क मिनट। इसको मैं कैसे बोलूंगा, एक डैश है तो मैं बोलूंगा 6 आर्क मिनट, और अगर 2 डैश है तो मैं क्या बोलूंगा, 6 आर्क सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए। तो एक मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 सेकेंड होंगे, लेकिन यहां पे आर्क सेकेंड है तो ये डबल डैश। अच्छा, इसके बाद एक बात सुनो कि अब एक डिग्री में कितने आर्क सेकेंड होंगे, तो वही 60 इंटू 60, 3600 आर्क सेकेंड। सिंपल है ना, बस मिनट के जगह आर्क मिनट है, सेकेंड के जगह आर्क सेकेंड है, और सिंबल उसका डबल डैश और सिंगल डैश है, डिपेंडिंग अपॉन कि मीटर है कि मिनट है या फिर सेकेंड है। क्लियर है, ये कन्वर्जन भी याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक जरूरी बात आप लोगों को यहां पे मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा 11th का बैच है उड़ान बैच। मैं आपको बहुत खुशी से ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास फिजिक्स के टीचर तो मैं खुद ही हूं, आपको पता ही है मैं कैसे आपको एनिमेशन के साथ सिखा रहा हूं। वी डू हैव केमिस्ट्री टीचर जो कि IIT दिल्ली से है, वी डू हैव मैथ्स टीचर, ठीक है, वी डू हैव बायोलॉजी टीचर। तो आप जो भी ग्रुप में हो, आप हमारे पास क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, ज्यादा पैसा नहीं लेते हम। तो आप खाली मुझसे अगर सीखना चाहते हो तो खाली आप उड़ान बैच फिजिक्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, बोर्ड और MSCT दोनों साथ में पढ़ा दूंगा मैं आपको, और आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। खाली फिजिक्स का जो प्राइस है वो आपको अभी 6000 पड़ेगा, और बाकी सब्जेक्ट का 2-2500 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के सारे ही आ जाएंगे आपको, मतलब, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, क्योंकि समय के साथ ये वीडियो अगर कोई 1 साल बाद देख रहा है लेट से मेरे डालने के, तो कोई नया बैच होगा, ये बैच तो कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो मैं ऐप का लिंक डाल दूंगा और हमारे वेबसाइट का लिंक डालूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर लेना, सबसे बेस्ट, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद जो भी आपका रिलेवेंट बैच होगा उस टाइम का वो ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए तो ये है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी पेमेंट रहेगा वो इस QR पे भी कर सकते हो, हम लोग ये QR देते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन करने से पहले कुछ बातचीत करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि मैं क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहता हूं एंड मुझे शुभम सर से बात करनी है। क्योंकि अगर कोई टीम में किसी के पास नंबर रहेगा तो आप बोल देना कि मुझे शुभम सर से क्लास 11th में एडमिशन लेना है, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, आपको मैं कॉल कर लूंगा या फिर उधर हम व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। एक और हमारा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, easylearning.live हमारा वेबसाइट है, वहां पे कॉन्टैक्ट अस करके फॉर्म है यहाँ पे, तो वो भी आप भर सकते हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी क्वेरी क्या है और मैं आपको कॉल कर लूंगा। यहाँ पे प्लीज अपना नंबर मेंशन कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मेरा नाम शुभम झा, आप जानते हो, ये मेरा ईमेल आईडी है और इस नंबर पे आप कॉल करके बैच के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हो। ज्वाइन कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि PCM अगर आप ज्वाइन करोगे या फिर PCB ज्वाइन करोगे तो मैं आपको नियर अबाउट 7 से 8 हजार के अंदर तो आपका हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप PCMB ज्वाइन करोगे तो इट विल गो समवेयर अराउंड लेट्स से 8 to 10,000 रुपीज, दैट डिपेंड्स कि कोई ऑफर क्या चालू है। और केवल फिजिक्स आपको चाहिए तो दैट विल गो 6,000 रुपीज। आप बाकी इंक्वायरी कर सकते हो, कॉल वगैरह करके सारी चीजें हो जाएगी, नंबर ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हमने डिस्टेंस वाला टॉपिक खत्म कर दिया है, पहला वाला टॉपिक लगभग 23 मिनट लगा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर का एक सॉल्व्ड एग्जांपल है और क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। वही डायग्राम याद करने की कोशिश करना। एक स्टार है, ये ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारा प्लेनेट है, फिर यहाँ पे प्लेनेट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था याद है, हमने R लिया था उस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक। फिर इस वाले आर्क को हमने S लिया था थोड़ी देर पहले, यहाँ से वहाँ हमने कहा था 1 AU है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने कहा था 1 AU है, टोटल S की वैल्यू 2 AU था लगभग। सब अगर याद आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो कह रहे हैं कि एक स्टार है जो हमसे 5.5 लाइट ईयर्स है। सबसे पहले याद रखना लाइट ईयर दिया हुआ है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में या फिर रेडियन में, अलग अलग किसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर बोला गया हाउ मच पैरालेक्स आर्क सेकेंड, आपको जो आंसर निकालना है दैट इज इन आर्क सेकेंड निकालना है आपको आंसर, याद रखना। विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम द 2 अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जो मैंने अभी डायग्राम आपको बताया, दो अलग अलग पॉइंट पे।
गिवन क्या क्या देखो, गिवन हमारे पास है आर का वैल्यू, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है, तो 5.5 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे। आपको पता है 1 लाइट ईयर मतलब कितना मीटर होता है, इतना मीटर होता है। तो हमने 5.5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें मीटर में आंसर क्या मिल गया, 52.03 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमें मीटर में मिल गया, ये वाला डिस्टेंस लाइट ईयर का। कन्वर्ट कर लिया, करना ही पड़ेगा ये। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, हमें एस की वैल्यू पता है कि एस की वैल्यू कितनी होती है, 2 AU होती है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है नियरली। तो अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, ठीक है, 1.496 इंटू 10⁻11। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये इतना आंसर आएगा हमारा 2.992 इंटू 10⁻11 सॉरी 10⁻11 मीटर। आपको दिख रहा है ना, ये मीटर में देखो। तो ये आपको आंसर मिल गया इन टर्म्स ऑफ मीटर एस का, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। अब फाइंड क्या करना है हमें, थीटा फाइंड करना है, बट रेडियन में या डिग्री में नहीं फाइंड करना, आर्क सेकंड में फाइंड करना है, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पे देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, यही फॉर्मूला था हमारा। अब यहां पे देखो बेटा सॉल्यूशन में थीटा इज इक्वल टू एस की वैल्यू क्या थी, 2 AU, याद है 2 AU। तो अभी अभी 2 AU को कन्वर्ट वगैरह करके हमने ये वाला आंसर निकाला था पीछे गिवन में, और आर को भी हमने कन्वर्ट किया था मीटर में, तो ये वाला हमारा वैल्यू निकला था इक्वल टू। अब मैंने क्या किया, इस 15 को उठा के ऊपर भेजा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻−15। ये 11 है, ये -15, आंसर क्या आएगा, -4, ठीक है। तो यहां पे 10⁻−4 आ गया। अब एक बात याद रखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो भी कैलकुलेशंस आपके चल रहे हैं वो रेडियन में चल रहा है, मैंने आपको बताया था थियरी पढ़ाने के टाइम भी। अब रेडियन से पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर्क सेक। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था कि अगर आपको रेडियन से, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको पता है। तो चलो देखते हैं हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर एज इट इज, ये उठा के एज इट इज यहां पे लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 180/पाई, इससे क्या हो गया, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। बट हमें डिग्री के बाद भी उसको आर्क सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आर्क सेकेंड मतलब आपको पता है ना, अब ये डिग्री में है, तो 1 डिग्री मतलब कितना आर्क सेकेंड था, याद करो 3600 आर्क सेकेंड था, याद आ रहा है, पीछे बताया था कन्वर्जन। तो यहां पे देखो क्या, मल्टीप्लाई बाय 3600 आर्क सेकेंड भी कर दिया मैंने। अब यहां पे जो भी कैलकुलेशन करके मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आर्क सेकेंड में आएगा। तो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये एज इट इज लिखा है, 180 को आगे लिया, 3600 को आगे लिया, इसको लास्ट में लिख दिया, एडजस्टमेंट किया है, पाई का वैल्यू 3.14 लिख दिया, और ये वैल्यू एज इट इज लिख दिया। केवल और केवल एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है। अब मैं स्क्रीन पे से हट जाता हूं कि आपको पूरा स्लाइड दिखे, और ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, ये वाले वैल्यू को एज इट इज लिखा, 180 को मैं 18 इंटू 10 लिख सकता हूं, 10⁻1, तो 10⁻1 मतलब क्या होगा, 180 होगा, तो मैंने ये लिख दिया। 3600 को मैं 36 इंटू 10⁻2, 10⁻2 मतलब 100, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा, 3600, ये लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। और ये 10⁻4 एज इट इज, नीचे का एज इट इज, कुछ नहीं किया है। अब ध्यान से देखो, ये वाला एज इट इज है, ये वाला एज इट इज है, ये वाला एज इट इज है, ये जो 10⁻1 और 10⁻2 है, ये वाला, और इन दोनों को अगर मैं साथ में लूंगा तो 10⁻3 हो जाएगा, वो लिखा है, और ये एज इट इज है। अब 10⁻3 मतलब क्या होता है, 1000 होता है। अब मान लो कि इसको और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो क्या मेरा डेसिमल 1 2 3 बार आगे नहीं चला जाएगा, सिंप्लीफाई करना है बेटा। तो ये मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2.992 मल्टीप्लाई हुआ 10⁻3 के साथ, तो डेसिमल 3 बार आगे चला गया, ठीक है। ये आपको अपने जनरल नॉलेज का यूज करके ये सिंप्लीफाई करना है। और बाकी 18 इंटू 36 आता है 648, बाकी ये पावर एज इट इज, नीचे की चीजें एज इट इज। अब हम लॉग टेबल का यूज करेंगे। लॉग टेबल के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप प्लीज जाके देखना कि कैसे यूज करा जाता है। हम क्या करेंगे, देखो इसका और इसका ऐड करके लॉग निकालेंगे, ठीक है, उसमें इसका और इसका ऐड करके लॉग निकालेंगे, ये दोनों डिवाइड में तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फाइनली उसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो हमने किया क्या, जो हमारा न्यूमरेटर में था, देख लो ये वाला न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, लॉग न्यूमरेटर का निकाल के ऐड किया, तो न्यूमरेटर में हमारा ये था और ये था, दोनों का लॉग को वैल्यू को हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू से, और जो भी इन सब का कुछ तो आंसर आएगा, लेट्स से 2 3 1 4, उस पूरे का एंटी लॉग निकालेंगे।
तो जब उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे और बाद में लास्ट में 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको रफ में बताऊं तो आपको कुछ ऐसा करना है, अगर ये लाइन देख के आपको नहीं समझ आ रहा है, इन दैट केस आपको निकालना है log ऑफ 2992, उसमें आप ऐड करोगे log ऑफ 648, इसका आपका कुछ तो आंसर आएगा। लेट्स से यहां पे इसका आपने ऐड किया, मैं एक रफ बता रहा हूं आपको, तो इसका आंसर आ गया लेट्स से 3.0001 और इसका आ गया आपका 2.0002। ये आपका एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, ये आंसर नहीं है। इन दोनों को ऐड करके लेट्स से आपका आंसर क्या आया 30005, ये आपका आंसर आया। तो ये इतना इसका आंसर आया, इसकी वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई 5.0003 माइनस। अब सिमिलरली मान लो कि आप इसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे, log ऑफ 52.03 एंड log ऑफ 3.14। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये वैल्यूज नहीं है एक्यूरेट। लेट्स से इसका आंसर आ गया आपका 1.0001 और इसका आंसर आ गया 0. ठीक है 3212 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसको ऐड करके आपका वैल्यू आया लेट्स से 1.3212, ये आपका वैल्यू आया। तो यहां पे आ जाएगा 1.3212, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे अब, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके लेट्स से आपका आंसर आया 5.2342, इसका आप निकालोगे एंटी लॉग, समझ गए। और ये सब ऊपर ऑब्वियसली 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई होता चलेगा एंड फाइनल आंसर भी आपका 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई होगा और आपको आंसर मिल जाएगा। लॉग वाला वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन है, मैं वीडियो पे थोड़ा प्रकट हो जाता हूं। इसके अलावा थोड़े और भी क्वेश्चन आपके, जैसे एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का, ठीक है, ये भी एक सॉल्व एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन क्या है कि इफ द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच मीटर, अब ये मीटर में दिया हुआ है मून का डिस्टेंस, एंड इफ व्यूड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द अर्थ, मतलब ये मून है मान लो और ये अर्थ के हम दो अलग अलग पॉइंट से ऐसे देख रहे हैं अगेन, ठीक है, दो अपोजिट पॉइंट्स हम देख रहे हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द मून इज दिस मच। अब यहां पे बस पॉइंट यही है तुम्हें कि एक तो डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे जो ये वाला है ना, इसमें तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि 1 डिग्री, ठीक है, एंड 54 मिनट है, ध्यान से याद रखना, इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। बट आपको यह पता है कि 1 डिग्री मतलब कितना होता है, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होगा, राइट। 1 डिग्री मतलब आपको 60 मिनट होगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पहले तो आपको इसको, और यहां पे आपको पता है कि 1 मिनट, यहां पे क्या है प्लस, ये 1 डिग्री को मिनट में कर लिया और 54 मिनट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 4 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो आई थिंक ये 7 8 9 10 11, हाँ, तो आपका कितना आ गया 114 मिनट आ गया आंसर। अब 114 मिनट को आपको कन्वर्ट करना होगा 114 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये मिनट है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसकी जो भी वैल्यूज होगी, जो आपको मैंने बताया था, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो, उसके वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ईजी, आप कर सकते हो खुद से। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको जिक्र करता हूं आपके साथ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला वाला, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट से हम क्या मेजर कर रहे हैं, क्या हम मास मेजर कर रहे हैं, नहीं, क्या हम ल्यूमिनोसिटी मेजर कर रहे हैं, नहीं, क्या हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्या हम टाइम मेजर कर रहे हैं। सोच के देखो कि लाइट ईयर से हम टाइम मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे हिसाब से आंसर होगा डिस्टेंस। आपको क्या टाइम लगता है क्या, क्योंकि यहाँ पे ईयर है तो क्या ये टाइम हो जाएगा क्या। लाइट ईयर में मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि कितना टाइम लगता है, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक साल में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितना टाइम नहीं लगता। टाइम तो 1 लाइट ईयर लग रहा है, 1 साल लग रहा है, वो तो टाइम है, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। फिर भी थोड़ा रिसर्च करना और देखना आंसर क्या है। 5वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। अब सोचो इसमें से क्या फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा। ये आपको चैप्टर 1 में ही मुझे पूछना चाहिए था, बट अब मैं पूछ रहा हूं, तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, सोच के देखना। सेंटीमीटर क्या है बेटा, लेंथ को मेजर करता है, ठीक है। केजी किसको मेजर करता है, मास को मेजर करता है। अरे वेल्ट किसका मेजरमेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। सेंटीग्रेड क्या है, ये आपके सामने एक सवाल होना चाहिए कि व्हाट इज सेंटीग्रेड। खैर ये पता करो सेंटीग्रेड क्या है, तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों में से आंसर क्या है। पर अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको हिंट दे रहा था मैं। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक क्वेश्चन है, स्टार ए इज फार्दर देन बी। एक स्टार ए है, ठीक है, जो बी से भी दूर है। मतलब मान लो कि स्टार ए यहां पे है और बी यहां पे है, तो स्टार ए बी से दूर है।
प्रश्न ये है कि किसका ज्यादा बड़ा पैरेलक्स एंगल बनेगा। पैरेलक्स एंगल मतलब क्या होता है, वो जो डिस्टेंस हमने लिया था ना ऐसे फाई या थीटा, वो वाला एंगल ज्यादा किसका बनेगा। सोच के देखो, जो दूर होगा उसका एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा, सोच के देखो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं बस आपको यहाँ पे, आप सोच रहे हो भैया आप आंसर तो बता नहीं रहे हो, मैं आपको एटलीस्ट ये बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या आप इसको आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन इसको आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का पता चल गया होगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया वो तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का पता चलेगा। और उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या आपको कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आपके क्लास में भी पढ़ाया है, मेरे से भी पढ़ लिया, फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको मेरे पास ज्वाइन करना चाहिए उड़ान बैच, आपको पर्सनल अटेंशन की नीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल भी दिया है, सेम जैसा हम कर चुके हैं वैसे ही सॉल्व होगा ये। यहां पे इतना आर्क लिखा हुआ है, अब ये क्या आर्क सेकेंड है, तो इसमें भी आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा पहले रेडियन वगैरह में, और उसके बाद ये सॉल्व होगा। सेम क्वेश्चन है, और मिलियन किलोमीटर है तो आपको इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी याद रखना। बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये, इसका आंसर ये आएगा। और अगर आप ये इसको मीटर में नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट किलोमीटर में आंसर निकाल लेना। मिलियन को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन चलिए, तो काफी देर से हम 36 मिनट से तो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये वाला आप खुद पढ़ लेना, बहुत सिंपल सा डू यू नो है, कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ के देखा था, बहुत सिंपल है, ठीक है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ मास। एक कहानी है, ये सब टॉपिक बहुत सिंपल है, मास वाला और आपका जो टाइम वाला वो बहुत छोटा टॉपिक है, आपको इतना क्वेश्चन भी नहीं है उससे रिलेटेड कुछ भी। तो लगभग 1889 तक 1 केजी को कैसे कैलकुलेट करते थे, कि 1 केजी मतलब मान लो कि हम जब किसी के पास जाते हैं सामान खरीदने, तो बोलता है भैया ये 1 केजी है, तोल के दे देता है हमें। तो लेकिन सवाल ये कि इतना ही 1 केजी क्यों होगा, ठीक है। किसने बोला कि 1 केजी में 4 ही आम चढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द आम का साइज। 1 केजी और ज्यादा बड़ा क्यों नहीं है, फिर 1 केजी और छोटा क्यों नहीं, ये सवाल है। तो मेजरमेंट ऑफ मास कैसे किया गया था कि 1 केजी का मतलब था कि मास ऑफ अ शाइनी पीस ऑफ प्लैटिनियम इरिडियम एलॉय, ये एक प्रकार का एलॉय है प्लैटिनियम इरिडियम, जैसे आपके स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, तो वैसे ही प्लैटिनियम इरिडियम एक प्रकार का एलॉय है। इसका जो मास था उसको एक ग्लास के केस में, मतलब ये केस है ना, इस ग्लास के केस में रखा गया था, ठीक है। और जितना ये है उतने के बराबर को 1 केजी कहा जाता था। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या था पता है क्या, द डेफिनेशन ऑफ मास वाज मॉडिफाइड ऑन 20 मई 2019, 2019 में, तो 20 मई 2019 को ये डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया। तो एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना कि 2019 है कि नहीं है, बट वही होगा, आई होप सो। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि प्लैटिनियम इरिडियम पीस जो था ना, वो माइक्रो पार्टिकल्स डॉट के पिक कर रहा था, मतलब आसपास से जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स था, हालांकि वो केस में था, बट फिर भी जो माइक्रो पार्टिकल्स था उसको वो पिक कर रहा था, जिससे उसका थोड़ा बहुत माइनर मास में बदलाव आ रहा था। तो एक स्टैंडर्ड नहीं है, चेंज हो रहा है वो, समझ रहे हो। इसके अलावा क्या हो रहा था कि उससे इसका मास बदल रहा था, उसका मास चेंज हो रहा है, तो एक स्टैंडर्ड नहीं है ना, थोड़ा डिके भी हो रहा था समय के साथ। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो किलोग्राम का जो डेफिनेशन है, जो उसका वैल्यू है, उसको बदला जाए। इसके लिए क्या किया गया कि एक नया तरीका लाया गया जो चेंज नहीं होगा समय के साथ, और वो क्या था, द न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, कि इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट का एक वैल्यू से हम 1 किलोग्राम को डिफाइन करता है। कैसे, देखो ध्यान से, because a kilogram mass can be described in terms of the amount of current which has to be passed through an electromagnet, ध्यान से देखो, it can pull down one side of a extremely sensitive balance to balance the other side which leads 1 standard kg mass। अब इसका मतलब क्या है, मेरे नाक में काफी ज्यादा खुजली हो रहा है, बट कंटिन्यू करेंगे, रुकेंगे नहीं। एक तराजू तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, एक बैलेंस दिख रहा है तुम्हें, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मान लो कि मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हूं, ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हूं, मेरे अंदर कितना करंट मैं पास करूंगा, ठीक है, मेरे अंदर कितना करंट मैं पास करूंगा, कि ये एक बैलेंस है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस है, इसमें इस तरफ मैंने 1 केजी का वजन रखा है। अब इस तरफ से मैं कितना करंट पास करूंगा कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हूं, तो जब मेरे अंदर करंट पास होगा तो मैं मैग्नेटिक बन जाऊंगा, तो जब मैं मैग्नेटिक बन जाऊंगा तो मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर बैलेंस कर दूंगा। तो मेरे अंदर मैं कितना करंट पास करूंगा कि ये जो है इसको मैं बैलेंस कर दूं, समझ गए।
अब वो जो अमाउंट ऑफ करंट है वो 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, वो जितना भी अमाउंट ऑफ करंट है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैं पास कर रहा हूं उसको बैलेंस करने के लिए 1 केजी के स्टैंडर्ड बैलेंस को, उतने वैल्यू को मैं कह दूंगा कि भैया ये होता है मेरा 1 किलो का डेफिनेशन। समझ में आ गया कि अगर इतना करंट मैं पास कर रहा हूं लेट से, तो वो मेरा 1 किलो के बराबर करंट है। तो डेफिनेशन को बदल दिया क्योंकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट तो बार बार चेंज होगा नहीं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि भैया ठीक है ये तो सही है, मगर अगर मैं एटम्स की बात, यहां तक अगर समझ आ गया तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं एटम्स की बात करूं या फिर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो केजी इनकन्वीनियंट यूनिट हो जाएगा। केजी से तो मेजर नहीं कर सकते, बहुत छोटे होते हैं, तो इनको मेजर किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। किसमें मेजर किया जाता है इनको? एटॉमिक मास यूनिट। अब एएमयू क्या होता है, तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो लाइन लिखा है ये आपको थोड़ा पेचीदा लगेगा, ठीक है, बट टेंशन मत लो, समझाता हूं मैं आपको। द 1/12, ये क्या लिखा है, 1/12 मास ऑफ अनएक्साइटेड कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल एग्जांपल के लिए मान लो कि ये कार्बन 12 का एटम है। अब ये इस चीज को पहले समझते हैं, कार्बन 12 मतलब क्या है? वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, समझ रहे हो? वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है। अब कार्बन को आप पिज्जा समझो, एक पिज्जा है जो 12 किलो का पिज्जा है, ठीक है, और इसके अगर मैं 12 हिस्से करता हूं तो हर हिस्सा कितने का होगा? 1 किलो का होगा। तो अब इस 1 किलो का आप एएमयू समझो, एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल है, समझ आ गया? अब एक बात समझने की कोशिश करो कि 1/12 मतलब क्या है, कि ये जो कार्बन था पूरा, मैं उसके एक हिस्से को लूंगा, 12 हिस्से में डिवाइड करने के बाद हर एक हिस्सा लूंगा, तो ये 1 एएमयू क्या हो जाएगा? जैसे ये पूरा कार्बन है 12 एटॉमिक मास वाला, इसको मैंने 12 इक्वल हिस्सों में इसके मास को डिवाइड किया और उसके बाद मैंने एक ये स्लाइस लिया, ये एक स्लाइस लिया, ये एक स्लाइस मेरा 1 एएमयू है। समझ गए सिंपल भाषा में? अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक स्लाइस मेरा 1 एएमयू है और मुझे अगर मान लो कि अब मुझे क्या है कि मुझे हीलियम मैंने रखा है और हीलियम एक तरफ रखा है मैंने और दूसरे तरफ मैंने क्या किया है, एक स्लाइस रखा। तो एक स्लाइस रखने के बाद मुझे दिख रहा है कि भाई ये तो बराबर नहीं हुआ, फिर मैंने एक और स्लाइस रखा, फिर मैंने एक और स्लाइस रखा और फिर मैंने एक और स्लाइस रखा। ऐसे करके जब मैंने 4 स्लाइसेस रखे तो मुझे पता चला हीलियम और ये बराबर हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 एएमयू है यहां पे, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा 4 एएमयू। सेम कंडीशन एक और लेते हैं कि मान लो कि एक तरफ मैंने क्या किया, ऑक्सीजन रखा है एक तरफ बैलेंस के, इस तरफ मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे 16 स्लाइसेस रखने पड़ेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस तरफ मेरा 16 एएमयू है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का जो ये होगा एटॉमिक मास दैट विल बी 16 एएमयू। बात समझ में आ गया ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते, अगर ये समझ में आ गया तो अगला वाला जो हमारा है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। पहले टाइम को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता था, अभी आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक एसआई यूनिट सिस्टम जो है, एसआई यूनिट टाइम का जो है वो सेकंड है। आपको पता है एक दिन के अंदर 24 घंटा होता है। आपको शायद ये भी पता होगा कि एक घंटे में 60 मिनट होता है। आपको ये भी पता होगा कि एक मिनट में 60 सेकंड होता है। अगर अब मैं बोलूं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं तो आप ऐसे बोलोगे कि एक दिन में 24 घंटा, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, द आंसर इज 86400 सेकंड्स। तो एक दिन के अंदर कितना होता है? इतना सेकंड होता है। और ये एक दिन में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं? एक मीन सोलर डे ले रहा हूं मैं यहां पे, क्या कर रहा हूं, एक मीन सोलर डे ले रहा हूं, मतलब सूरज उग करके डूबने तक, जैसे 12 बजे से 12 बजे तक, दिन के 12 बजे से दूसरे दिन के 12 बजे तक 24 घंटा तभी होगा ना, तो वो है। तो एक सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर मेरी, कितनी आ जाएगी? 1 डिवाइड बाई 86400, यही आ जाएगा वैल्यू। सिंपल कैलकुलेशन है। ये तो बोलोगे कैसे आया, तो मैंने आपको कहा कि 1 डे इज इक्वल टू कितना, 86400 सेकेंड्स। अब आपको क्या बताना है कि एक सेकंड की वैल्यू क्या है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लो इसको एक सेकंड से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक सेकंड इधर ही रहने दो, इक्वल टू यहां पे क्या है 1 और नीचे क्या चला जाएगा आपका 86400। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच, और यहां पे क्या लिखा हुआ था, डे लिखा हुआ था। तो देखो 1 अपॉन दिस मच डे, यहां पे 1 सेकेंड। समझ आ गया कैलकुलेशन कैसे किया? एडजस्टमेंट है भाई और कुछ नहीं। अब यहां पे देखो ध्यान से,
अब स्टैंडर्ड और नॉन वेरिंग कांस्टेंट हमें चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि फिक्स रहे। अब क्या होता है ना कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पहले लोग क्या करते थे, ऐसे वाला एक डिवाइस भी यूज करते थे जिसमें ऊपर से रेत गिरता था, या फिर सुबह से दिन, कभी दिन छोटा होता है कभी दिन बड़ा होता है, राइट। तो सूरज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, कभी सूरज उगा, कभी बादलों में छुपा हुआ है, नहीं उगा, लेट उगा, थोड़ा सन राइज और सनसेट में डिले भी होता है। तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था जो नॉन वेरिंग हो, जो समय के साथ बदले नहीं। नॉन वेरिंग मतलब कांस्टेंट रहे। तो इसीलिए हमने क्या यूज किया, सीजियम एटॉमिक क्लॉक का यूज किया। सीजियम एक प्रकार का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 1 सेकेंड मतलब कितना सीजियम एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके जो एटम्स है वो वाइब्रेट करते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो कितनी बार वाइब्रेट करेगा, 9,192,063,1770 टाइम्स। जब वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, तब मैं कहूंगा कि 1 सेकेंड का टाइम हो गया। और वो कौन सा सीजियम का एटम होगा, CS133 एटम। अब आप बोलोगे भैया इसमें एरर के चांसेस भी हो सकते हैं, अगर 1-2 ऊपर नीचे हुआ तो 1 सेकेंड का जो एरर का चांस है वो 10 मिलियन साल में एक बार है। कितना, 1 सेकेंड के एरर का चांस 10 मिलियन साल में एक बार है। 1 सेकेंड का एरर, समझ रहे हो भैया। सीजियम 133 ही क्यों यूज किया, तो इसके पीछे का जो कारण है कि सीजियम 133 ही क्यों यूज किया, वो आप ये वाला डू यू नो पढ़ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा। जैसे कार्बन 12 को ही क्यों यूज किया, ठीक है, क्योंकि 98% अवेलेबल कार्बन जो हमारे पास है वो कार्बन 12 आइसोटोप है। उसी तरीके से, और ये क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू जो पहले हमने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन यूज किया था। अभी मैं एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा हूं। उसी तरीके से जो ये सीजियम 133 वाला एटम है हमारा, ये ज्यादा एक्यूरेट है। ये क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। बाकी और भी एटम से बने हुए एटॉमिक क्लॉक होते हैं। आई रियली होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर शेयर करना। यहां पे हमारा पूरा ये वाला पार्ट खत्म होता है। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था 9 पॉइंट्स है, 9 में से 6 पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। 3 पॉइंट्स और बचते हैं जिसपे डेडिकेटेड हर एक पॉइंट पे एक एक लेक्चर बनेगा, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे न्यूमेरिकल्स हैं और वो सॉल्व कराना जरूरी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा आपसे, लास्ट में बता रहा हूं, अगर आप 2 चीजें करते हो। एक तो आप हमारे पास बैच ज्वाइन करते हो, क्योंकि ये सब फ्री में करने के लिए टाइम लगता है, पीपीटी बनाने में के लिए पैसा लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। तो अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और दूसरा कि आप अगर इस चैनल पर पढ़ रहे हो और अगर आप अपने श्रद्धा से 1 रुपए भी डोनेट कर सकते हो, 10 रुपए भी डोनेट कर सकते हो, तो एक डोनेशन का फॉर्म नीचे डाला हुआ है, रेजर पे का लिंक है, आप उस पर सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं जितने भी दिन फ्री पढ़ाता हूं यहाँ पे 11th के लिए, कितने बच्चे उसमें सपोर्ट करता है। तो ये वीडियो में मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट तक वही लोग देखते हैं जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है और बहुत ज्यादा सीरियस होता है। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो एक बात याद रखिए कि आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए एंड यू शुड ज्वाइन अवर बैचेस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर डोनेशन एंड बैचेस एंड डिटेल्स। और नंबर तो आपको मैंने बताया कि इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग।